नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में ईडी ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। एक्शन भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है और टेंशन में उद्धव की सेना है। दरअसल मुंबई में कोरोना की लहर के दौरान हुए कोविड सेंटर घोटाले को लेकर ईडी ने 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। जिन लोगों के घरों पर छापे पड़े हैं उनमें कुछ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और कुछ संजय राउत के बेहद करीबी हैं। साथ ही बीएमसी के कुछ बड़े अधिकारियों के घरों पर भी छापे की कार्रवाई हुई है। तो क्या है ये पूरा घोटाला जिस पर बड़े एक्शन की तैयारी है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है ये बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला जिसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, ये चौकड़ी जो थी संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और इनके इर्द गिर्द के लोग जो कि बिजनेसमैन हैं और सरकार का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कोविड के दौरान फील्ड हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट आया था, यानी कि कोविड के समय इतने पेशेंट होते थे जो कि सामान्य हॉस्पिटल में एडजस्ट नहीं हो पाते थे। तो उस समय अलग अलग एजेंसियों ने, अलग अलग विभागों ने अपने अपने स्तर से हॉस्पिटल की व्यवस्था की, टेम्परोरी और कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाए गए, लेकिन उसमें बीएमसी की कोई भूमिका नहीं थी। बीएमसी ने पैसे खर्च नहीं किए थे। लेकिन उसके बाद अगर हॉस्पिटल बनाया गया है तो मैनेजमेंट कैसे होगा, और मैनेजमेंट के लिए बीएमसी को जिम्मेदारी दी गई थी जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देना था किसी ऐसी संस्था को जो कि इसमें एक्सपीरियंस रखता हो, अनुभव रखता हो, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर की सुविधा मुहैया करा सके, साथ ही मेडिसिन की सुविधा मुहैया करा सके। सारे मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी दी जानी थी। इसके लिए टेंडर लाए गए। टेंडर में स्पेसिफिक ये बातें थी कि जिनके पास हेल्थ केयर सुविधाओं के लिए एक्सपीरियंस हो उन्हीं लोगों को, उन्हीं संस्था को जिम्मेदारी दी जा सकती है। टेंडर में प्रावधान दिया गया था। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि सरकार किसकी थी? उद्धव ठाकरे की, मंत्री उद्धव ठाकरे के, और बीएमसी उद्धव ठाकरे के इशारे पे चल रहा था। अब वहीं से खेल शुरू हुआ जब कोविड फील्ड हॉस्पिटल्स जो थे उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जानी थी। तो एक व्यक्ति आया, सुजीत पाटकर। और सुजीत पाटकर कौन था? संजय राउत का दोस्त। ये उसी तरीके से है जैसे कि संजय राउत, प्रवीण राउत, पात्राचाल घोटाले में जो सारे के सारे जो सबूत मिले, यही दिखाता था कि चाहे सरकार एनसीपी और कांग्रेस की ही क्यों ना हो, उस समय भी संजय राउत इन्वॉल्व था और उस अपने दोस्त को उसने ठेका दिलवाया वहां पर पत्राचाल में। ठीक उसी तरीके से यहां भी एक कॉन्स्पिरेसी की गई और इसका जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी लाइफ लाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसको ये टेंडर दिया गया। लेकिन टेंडर की बात जहां तक है, उसमें भी सबसे बड़ा लूफॉल जो है जिसके लिए घोटाले के संकेत मिले और जब किरीट सोमैया ने एफआईआर दर्ज करवाया इसके खिलाफ, वो ये था कि टेंडर तो बाद में हुआ, इसके ऊपर जो एमओयू साइन होते हैं, जो सिग्नेचर किया जाता है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो साइन बाद में हुआ। उससे पहले ही इसे सारी जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी दे दी गई। इसने अपना काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद इसके ऊपर सिग्नेचर होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। यानी पहले से ही सारा मैनेज था कि लाइफ लाइन हेल्थ मैनेजमेंट को दिया जाएगा, जो सुजीत पाटकर है, जो कि संजय राउत का मित्र है। अब इस मामले में खुलासा 2020 में तो हो नहीं सकता था क्योंकि सरकार उद्धव ठाकरे की थी और इसने ऐसे मैनेज किया था कि कोरोना के समय में कोई ये नहीं देख रहा था, किसी पार्टी या कोई एजेंसी ये इस बात की जानकारी उसके पास नहीं थी कि जो अभी मामला है, जो आपदा आया है, उस पर चर्चा करें या फिर इसमें होने वाले अनियमितता के बारे में सोचें। तो उस समय ये जानकारी नहीं हुई, लेकिन बाद में 2 साल बाद इसकी जानकारी होनी शुरू हुई कि उस समय जो हॉस्पिटल में किट बांटे जा रहे थे, पीपीई किट बांटे जा रहे थे, जो दवाइयां दी जा रही थी, और जिन डॉक्टरों को बीएमसी के डॉक्टर हों या फिर बाहर में जो प्राइवेट डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर लाया गया था, ये सारे के सारे डॉक्टर को जो मुहैया कराने वाला था, वो एजेंसी की इसमें कितनी भूमिका है।
और जब सारे दस्तावेज तलाशे गए तो किरीट सोमैया को कुछ ऐसा मिला जिसके बाद उनको लगा कि ये तो बड़ा घोटाला है, 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। और इसलिए ये जो कोविड सेंटर थे, जो फील्ड हॉस्पिटल कहे जाते थे, उसके सारे दस्तावेज उन्होंने तलाश करना शुरू किया। और जो ये सारी जानकारी मिली कि इसमें टेंडर बाद में हुआ, पहले ही जिम्मेदारी दे दी गई, साइन बाद में हुआ और इन लोगों ने मिलजुल कर मुंबई के लूट लिया है, तो फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। अब चूंकि ये सिर्फ सामान्य मामला तो था नहीं, इसमें इकोनॉमिकली मामला जुड़ा हुआ था, आर्थिक मामला था, इसलिए मुंबई पुलिस ने इसकी जांच की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के जो ईओडब्ल्यू है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, उसके जिम्मेदारी उसे दे दी। और उसके बाद वहां पर जांच शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई और जब मामला आर्थिक है, पैसे की लेन देन हुई है, तो इसमें ईडी की एंट्री तो होनी ही है। और ईओडब्ल्यू ने जो शुरुआती जांच में पाया कि इसमें कैसे कॉन्ट्रैक्ट में गलतियां हुई, उसके बाद पैसे की लेन देन हुई और पैसा कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि एफआईआर में 4 नाम थे, सुजीत पाटेकर के अलावा 3 और नाम थे। और उसी के साथ ही इस मामले की जांच शुरू हुई। ईडी को मिला सबूत मनी लॉन्ड्रिंग का कि पैसा कहां कहां पर गया है। अब जब छापेमारी हुई है, 15 ठिकानों पे छापे मारे गए हैं, उसमें 2 व्यक्ति का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है और वो है सुजीत पाटेकर और सूरज चौहान। ये सुजीत पाटेकर, सूरज चौहान दोनों हैं कौन? सुजीत पाटेकर तो बिजनेसमैन हैं और साथ ही संजय राउत से उनका बेहतरीन संबंध है, उनके मित्र माने जाते हैं। जैसे कि पात्रा चाल घोटाले में संजय राउत के एक मित्र इन्वॉल्व थे और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ये भी आजकल ज्यादा एक्टिव हैं, तो उनका भी एक मित्र सूरज चौहान इसमें शामिल था, जिसके ऊपर छापेमारी हुई है। यानी मनी ट्रेल जो दिख रहा है, उस एफआईआर में सूरज चौहान का नाम नहीं था। उस एफआईआर में यह नहीं कहा गया था कि यह भी उस ग्रुप में शामिल था। लेकिन जब मनी ट्रेल की जांच करना शुरू कर दिया ईडी, तो पता चला कि यह पैसा कहां कहां से घूमता हुआ कहां तक पहुंचा है। अब सूरज का मतलब है कि आदित्य ठाकरे भी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं और संजय राउत भी इन्वॉल्व है। अब ये दोनों के ऊपर छापेमारी होनी है। ये छापेमारी तब होगी जबकि इस छापे से जो दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों ने, चाहे संजय राउत हो या आदित्य ठाकरे, ये अपने दोस्तों को जो इतने बड़े घोटाले के लिए इस्तेमाल किया, वो मुफ्त में किया होगा। जी, और क्या इसीलिए बताया जा रहा है कि ईडी के पास कुछ ऐसे अहम सबूत हाथ लगे हैं जिससे जांच की जो आंच है वो आदित्य ठाकरे और संजय राउत तक पहुंचने वाली है? बिल्कुल, ये दोनों तक तो पहुंचनी ही है, क्योंकि दोनों का जो गहरा संबंध था, गहरा मित्रता थी, और उन मित्र मंडली ने जो चोरी की है वो तो धीरे धीरे उद्घाटित होगा, उसका पता चलेगा ही। जैसे पिछले कई घोटालों में आप देखेंगे कि पहले कैसे कैसे बिजनेसमैन पकड़े जाते हैं। अगर दिल्ली का शराब घोटाला ही हो, सीबीआई ने जांच शुरू की, ईडी ने जांच शुरू की, तो शुरुआती दौर में कोई पॉलिटिशियन नहीं पकड़ा गया। ऐसा नहीं है कि जैसे ही जांच की शुरुआत हुई पहले छापे पड़े और उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई। सबसे पहले शराब माफियाओं के ऊपर छापेमारी हुई और उसके बाद पता चला कि शराब माफिया किसके इशारे पे काम किए। जब वहां से पता चला कि इन लोगों ने किकबैक मनी दी है और पंजाब और गोवा के चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ है, तभी इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। ठीक उसी तरह की बात है कि सारे मामलों में ईडी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले इन 15 ठिकानों पे जो छापेमारी हुई है उसमें संजय राउत और आदित्य ठाकरे का चहेता पकड़ा गया। अब इन दोनों के घर में जो सबूत मिले हैं और इन लोगों से अब पूछताछ होगी। इस पूछताछ में पता चलेगा कि आपने कितना पैसा दिया ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, क्योंकि सुजीत पाटेकर के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। उसका जो हॉस्पिटल है, लाइफ लाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये उसके पास इन कामों के लिए स्पेशलिटी नहीं है। तो आखिरकार सारे बड़े संस्थानों को टेंडर में दूसरे नाम होंगे, उसको इग्नोर करके आपने ऐसे कैसे दे दिया। और जो उस समय के बीएमसी कमिश्नर थे संजीव जायसवाल,
उनके घर पर भी छापेमारी हुई है, क्योंकि वो भी उद्धव ठाकरे का ही आदमी है। तो ये जितने लोग इसमें शामिल हैं, पहले अधिकारी और उसके बाद बिजनेसमैन, ये दोनों का कनेक्शन सामने आया। अब तीसरा नंबर है पॉलिटिशियन का, जो संजय राउत और आदित्य ठाकरे। तो क्या इसी बात का डर है कि संजय राउत अभी तक फिलहाल चुप है? क्योंकि संजय राउत तो हर छोटे बड़े मुद्दे पे कैमरे पे आकर बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हैं, बयानबाजी करते हैं, पर इस ईडी के एक्शन से वो उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर बोलने का मतलब है उसी तरीके से जैसे कि पत्राचाल में वो धीरे धीरे हर दिन मुंह खोलते थे और उसके बाद पकड़ के उनको ले जाया गया, 2 महीने तक जेल के अंदर रहे, क्योंकि पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब इसमें भी इन दोनों को इस बात का डर है कि कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे और संजय राउत दोनों से पूछताछ होगी। और इस बीच जो इन लोगों ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत में गंदगी फैलाई है, जो बार बार शिंदे पर आरोप लगाते हैं, पीएम मोदी पर लगाते हैं, उसका नतीजा अब सामने आने वाला है। क्योंकि इनके सारे जो सरकार के समय में घोटाले थे, एक एक करके सामने आ रहे हैं। चाहे मुंबई में वसूली हो, अनिल देशमुख उसमें फंसा हुआ था, नवाब मलिक अभी तक फंसा हुआ है, अब नंबर है आदित्य ठाकरे की, वो भी मंत्री थे। और संजय राउत तो इन सबको नचाने वाला, चलाने वाला है, तो वो तो पहले ही घोटालेबाज साबित हो चुका है पत्राचाल में। अब इसमें भी उसकी गिरफ्तारी होगी और इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि अब एक्शन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मातोश्री से भी सुरक्षा घटा ली गई है। अब ये माना जा रहा है कि मातोश्री जो इन लोगों ने एक किला बना के रखा है और वो अपने कब्जे में किए हुए हैं, उसके ऊपर भी अब शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना है, वो ट्रस्ट के माध्यम से दावा करेगी कि बाला साहब ठाकरे को इसमें स्थापित किया जाए, इनका मेमोरियल बनाया जाए। तो ये सारा का सारा मामला अब जो चल रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे पहली बार ऐसा हुआ है। उससे पहले भी 1-2 छापे पड़े थे श्री साईं ट्रस्ट का, उसमें भी आदित्य ठाकरे का एक दोस्त शामिल था, लेकिन वो इनडायरेक्ट था, वो आदित्य ठाकरे से जुड़ा हुआ नहीं था। ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और मनी ट्रेल पूरी तरीके से ईडी के पास है कि कहां कहां पैसा गया है। जल्द ही इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में ईडी के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई में कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये छापेमारी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के अलावा संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के यहाँ हुई है। हालांकि ईडी की ओर से अभी और नामों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईडी के पास कुछ पुख्ता सबूत है जिससे बड़े नेता पर एक्शन की पूरी तैयारी है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।